दोस्तों, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटनाएं यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर मिला करके 30 अंक के प्रश्न सुपर टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप सुपर टेट 2018 जिसकी परीक्षा 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए संपन्न कराई गई थी, उस पेपर के करंट अफेयर एंड जीके के पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन आप देखने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा पेपर के पैटर्न को समझने में और प्रश्नों के लेवल को जांचने में कि किस हिसाब से प्रश्न सुपर टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन हो चुका है, पहला 68,500 और दूसरा 69,000 शिक्षक भर्ती। दोनों सुपर टेट के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जो परीक्षा हुई थी वो लिखित परीक्षा थी। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। एक शब्द या फिर मैक्सिमम एक लाइन में आपको उत्तर देना था। इस वजह से आपको स्क्रीन पर कोई भी ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। इस परीक्षा में जो करंट अफेयर और जीके का पार्ट था वो प्रश्न संख्या 101 से 130 तक पूछा गया था। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, एवरेस्ट की बेटी पुस्तक का लेखक लेखिका कौन है? तो एवरेस्ट की बेटी पुस्तक अरुणिमा सिंह के द्वारा लिखा गया था। आपका उत्तर हो जाएगा अरुणिमा सिंह। इनके द्वारा ही एवरेस्ट की बेटी पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया था? तो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना प्रारंभ की थी। अब इस योजना के अंतर्गत जो भ्रूण हत्या और महिलाओं के जन्म पर जो एक तरीके से नकारात्मक सोच समाज में व्याप्त थी, इसी से लड़ने के लिए सरकार ने वर्ष 2017 में भाग्य लक्ष्मी योजना प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत जिस भी परिवार में बच्ची जन्म लेती थी तो उनके माँ बाप को 50,000 आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती थी प्रदेश सरकार के द्वारा। यही भाग्य लक्ष्मी योजना है जो कि 2017 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, अकबरनामा किसने लिखी है? तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा ही अकबरनामा लिखी गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। ये एक म्यूजियम का नाम है जिसे हिंदी में संग्रहालय कहा जाता है। देखिए, भारत कला भवन वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित है और यह एक चित्रशाला है। यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। प्रश्न में आपसे सिर्फ नगर का नाम पूछा था तो आपका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न पूछा गया था, जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु से जल्लीकट्टू संबंधित है। अब जल्लीकट्टू है क्या, तो इसके बारे में सुनिए। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है। प्रश्न में आपसे किस राज्य से संबंधित है पूछा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर को। अब क्यों कहा जाता है? तो सन 1401 से 1440 तक इब्राहिम शाह शर्की ने यहाँ पर शासन किया था। वह खुद संस्कृत कला और साहित्य का प्रेमी था। उसके काल में जौनपुर मुस्लिम विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था और उसने स्वयं को सिराजे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। इसी वजह से जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना गया। तो उत्तर आपका हो जाएगा जौनपुर। अगला प्रश्न पूछा गया था, नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीतापुर। नैमिषारण्य हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सीतापुर। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूर्य मंदिर उड़ीसा के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणार्क। कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है जो कि जगन्नाथपुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कोणार्क। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है?
इसका उत्तर हो जाएगा एसडीआर को पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अब एसडीआर क्या है? तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 1969 में एसडीआर की संकल्पना दी गई इस उद्देश्य से कि देखिए जो गोल्ड होता है, सोना होता है, उसको सभी देश एक्सेप्ट करते हैं वैल्यू एक्सचेंज के रूप में। मतलब कि देखिए सभी देशों में इंडियन रुपया नहीं चलेगा, लेकिन सोना जो है वो सभी देशों में चल सकता है वैल्यू एक्सचेंज के रूप में। इसी वजह से चूंकि सोना सीमित मात्रा में है, इसी सीमित मात्रा को देखते हुए आईएमएफ ने 1969 में एसडीआर के कॉन्सेप्ट को लाया कि कुछ ऐसा वर्चुअल करेंसी होना चाहिए जो कि फिजिकली मौजूद तो ना हो, लेकिन वो गोल्ड के सभी क्वालिटीज को अपने अंदर इंक्लूड किया रहे। इसी वजह से पेपर गोल्ड को लाया गया एसडीआर के नाम से। एसडीआर एक्चुअल में कोई करेंसी नहीं है, कोई रुपया नहीं है। आईएमएफ के द्वारा अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और चीनी युआन की करेंसी को एसडीआर के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की वजह से जो यहाँ की मिट्टी है वो लाल हो जाती है, इसी वजह से इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। अगला प्रश्न पूछा गया था लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2017 में निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2017 का ये पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया था और इसरो को भी 2017 में दिया गया, लेकिन ये 2014 का पुरस्कार इसरो को 2017 में दिया गया था। लेकिन 2017 की अगर बात की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2017 के लिए दिया गया और इसरो को 2014 के लिए दिया गया था, जो कि 2017 में उसको वितरित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुभांगी स्वरूप। बात करेंगे प्रश्न संख्या 117 की। भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल कहाँ है? मतलब कि 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पणजी, जो कि गोवा में है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 118 की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत के सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर जो शहर है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर था स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो इसका उत्तर होगा अक्षय कुमार को, और फिल्म रुस्तम के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया था। प्रश्न संख्या 120 पूछा गया था भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अचल कुमार ज्योति भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटोनियो गुटरेस को। एंटोनियो गुटरेस उनका नाम था, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव नियुक्त किया गया है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 122 की। व्यास सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया है? तो ममता कालिया को व्यास सम्मान 2017 के लिए चुना गया था। व्यास पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जाते हैं, और ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो साहित्य का पुरस्कार होता है उसे व्यास पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो कि 2017 में ममता कालिया को दिया गया है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 123 की। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 19 नवंबर को। अगला प्रश्न पूछा गया था अगस्त 2017 में फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे अंग्रेजी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म कहा जाता है, का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रसून जोशी को अगस्त 2017 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म का नया अध्यक्ष चुना गया था। प्रसून जोशी इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 125 पूछा गया था वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश वर्तमान में चीनी उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, मतलब पहले नंबर पर है चीनी में। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर हो जाएगा यूपी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में धर्म संसद में
प्रेरणादायक भाषण दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिकागो में। 126 का उत्तर है शिकागो। 127वां प्रश्न पूछा गया था, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो होता है वह फुटबॉल से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। 128वां प्रश्न पूछा गया था, कांडला बंदरगाह का हाल ही में परिवर्तित नाम क्या है? तो कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, अब इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आपको अभी तक का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें शिक्षा विभाग से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड और शिक्षा विभाग की सभी भर्तियों की तैयारी करने के संदर्भ में। बात करेंगे अंतिम प्रश्न की। प्रश्न संख्या 130 पूछा गया था, अपनी किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उत्तर हो जाएगा गीतांजलि। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके बहुमूल्य कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।